Hello everyone, welcome back to my channel Legal Gyan. Hope you all are doing well. Myself Advocate Jaya Verma, and today we are going to discuss about the essential elements of a contract today. In our earlier discussion, we have learned about what is a contract, what is an agreement, and difference between the two, contract and agreement. And few definitions also we have discussed like proposal, acceptance, promise. इन सब की definitions भी हमने पढ़ी थी. While discussing all these concepts, we come across a term essential elements again and again. So we also saw that legal enforceability comes when there are essential elements. We have also discussed that agreements becomes contract when we add essential elements to it. So what are these essential elements? Let's discuss it today. Okay. So the first essential element is at least two or more parties. You should have, when you are making a contract, there should be at least two or more parties. ओके तो जब तक हमें बायर और सेलर नहीं मिलेंगे, जब तक हमें सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस बायर नहीं मिलेंगे, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. सो इट्स वेरी एसेंशियल टू हैव एटलीस्ट टू पार्टीज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू हैपन. नाउ द सेकेंड एलिमेंट हियर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर और एक्सेप्टेंस बात करते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ. सपोज आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस विच बिलोंग्स टू बी. रिगार्डिंग दिस मैंने एक लेटर लिखा बी को दैट आई वॉन्ट टू बाय योर हाउस वर्थ ₹10 lakhs. इस पर बी का कोई रिप्लाई नहीं आया. दैट मीन्स देर वॉज नो एक्सेप्टेंस बाय बी फॉर माई ऑफर. तो यहाँ पे ऑफर तो हो गया था, मैंने ऑफर तो कर दिया, बट यहाँ पे बी का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं था. तो यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं. जब तक दोनों ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं प्रेजेंट होता, देर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट. सो बोथ दीज एलिमेंट्स, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैपन फॉर क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो यहाँ पे हम एक केस लॉ से भी समझ के बात करेंगे. इसमें केस लॉ हम बात करेंगे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. क्या नाम है केस का? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. यहाँ पे क्या हुआ था? अ बॉय वॉज मिसिंग, सो हिज फादर सेंट हिज सर्वेंट इन सर्च ऑफ हिज बॉय. सर्वेंट चला गया. उसके बाद फादर ने डिक्लेयर किया कि ही विल पे अ रिवॉर्ड ऑफ ₹50 टू अ पर्सन हु विल फाइंड हिज बॉय. मीनवाइल सर्वेंट फाउंड द बॉय एंड ही केम बैक. तो जब सर्वेंट को पता चला रिवॉर्ड के बारे में, उससे पहले नहीं पता था क्योंकि वो पहले ही जा चुका था उसके बेटे को ढूंढने के लिए. तो जब सर्वेंट को पता चला रिवॉर्ड के बारे में, तो उसने अपने ओनर से उस रिवॉर्ड को क्लेम किया, बट ओनर डिनाइड. ओनर ने मना कर दिया. सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सर्वेंट हैड नो नॉलेज अबाउट द ऑफर व्हेन ही डिस्कवर्ड द मिसिंग बॉय. ठीक है, सर्वेंट को कोई नॉलेज नहीं था. जब वो उसने मिसिंग बॉय को फाइंड आउट किया था, तब उसको कोई नॉलेज नहीं था कि ऐसा कोई रिवॉर्ड है. Second was, there was no communication to him and there was no offer or no acceptance by him for the reward. वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था इस रिवॉर्ड के लिए, कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, कोई ऑफर नहीं थी. तो यहाँ पे क्या बोला कोर्ट ने? इसलिए therefore the servant was not entitled to the reward. Okay, not entitled to the reward. ठीक है, तो ये आपको केस लॉ हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के लिए. ये इंपॉर्टेंट केस लॉज भी अगर हम अपने एग्जाम्स की बात करते हैं तो आपको डेफिनेटली लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस को याद रखना पड़ेगा. तो हम वापस चलते हैं अपने एसेंशियल एलिमेंट्स पे. तो हमारा जो थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ठीक है, तो ये अगर हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. तो ये इंटेंशन हमारे बायर और सेलर के बीच में होता है, पार्टनर्स के बीच में होता है, इन पार्टनरशिप सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है. बट व्हेन इट कम्स टू अ हस्बैंड एंड वाइफ, फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो रिलेशन होता है, वहाँ पे वो डोमेस्टिक रिलेशन की नेचर होती है, वहाँ पे लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है. So there is no intention to create legal relation between family members और husband and wife. ये exceptions हैं. ओके, सो यहाँ पर भी हम एक बहुत ही फेमस केस लॉ की बात करेंगे, that is बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर.
बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर। इसमें क्या हुआ था कि हस्बैंड एंड वाइफ इंग्लैंड गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पे वाइफ को किसी काम से रुकना पड़ा था एंड हस्बैंड हैज़ टू कम बैक, क्योंकि उसके ऑफिस का कुछ वर्क था तो उसको वापस आना पड़ा। तो इसमें हस्बैंड ने प्रॉमिस किया टू पे एक्सपेंसेस टू हिज वाइफ, बट बाद में हस्बैंड ने वो एक्सपेंसेस दिए ही नहीं, वाइफ को मना कर दिया, वो एक्सपेंसेस देने से मना कर दिया। सो फॉर दिस द वाइफ सूज हर हस्बैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वाइफ ने सू कर दिया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से हमें एक जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था इन दिस केस देर इज़ नो लीगल इंटेंशन इन द प्रोमिस मेड बिटवीन हस्बैंड एंड अ वाइफ, देर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। क्योंकि अगर हम ऐसे ही हस्बैंड वाइफ के तो काफ़ी सारे प्रोमिस होते हैं जो वो एक दूसरे से करते हैं और फिर कभी फुलफिल भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसे ही हम लीगल इंटेंशन से लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट करने लग गए तो आए दिन कोर्ट में हस्बैंड वाइफ की केस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ, लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट, एंड नो कॉन्ट्रैक्ट मतलब देयर इज़ नो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इन दिस केस। ओके, तो कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं हुई थी। तो वाइफ ने जो केस सू किया था वो कोर्ट ने मना कर दिया था। तो चलिए अब हम चलते आगे, आपको समझ में ये 3 एलिमेंट्स। ओके, नाउ द 4th एलिमेंट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है? अगर हम कंसेंट की बात करें तो कंसेंट इनवॉलेंटरली भी होता है और वॉलेंटरली भी होता है। सो व्हेन देयर इज अ वॉलेंटरली कंसेंट बाय अ पर्सन, दैट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट। वॉलेंटरी कंसेंट को ही हम फ्री कंसेंट कहते हैं। अगर हम जहाँ पे कोई भी फोर्सफुली हमें कंसेंट कराता है, इनवॉलेंटरली हमारा कंसेंट होता है, वहाँ पे वो वैलिड नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं होता, वॉइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्री कंसेंट के लिए काफ़ी सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लाइक कोशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो इन सब में क्या होगा, व्हेन देर इज अ प्रेजेंस ऑफ कोशियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, सो देर विल बी नो फ्री कंसेंट, हेंस वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज next element is possibility of performance. So when we talk about possibility of performance, impossible चीज़ों पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लाइक मैंने बात की ब्लैक मैजिक, किसी ने मुझसे कहा कि मैं अपने जादू टोने से, ब्लैक मैजिक से किसी डेड पर्सन को जिंदा कर दूंगा। सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म। ओके, तो आपको पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की देखनी पड़ेगी। इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की कितनी है। जैसे कि मैंने बात की ब्लैक मैजिक की कि मरे हुए आदमी को ज़िंदा कर देंगे, इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट निल होती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ essential element, that is capacity to enter into a contract. लाइक पार्टीज कौन कौन सी कॉम्पिटेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यहाँ पे माइनर, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक माइनर, अनसाउंड माइंड पीपल, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, इनसॉल्वेंट, कन्विक्टेड, ये सारे एक्सेप्शंस हैं। ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। लाइक माइनर की अगर हम बात करें तो द पर्सन हु इज़ बिलो 18 years of age कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, he is not capable of enter into a contract। फिर अनसाउंड माइंड पर्सन की हम बात करते हैं तो अनसाउंड पर्सन भी नहीं हो सकते हैं। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, जिसने लॉ ने ही डिसक्वालीफाई कर दिया जिसको, जो कन्विक्टेड है, तो कन्विक्टेड है अगर वो ऑलरेडी जेल में है तो वो ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो ये आपको दे रखा है सेक्शन 11 और 12 में। सेक्शन 11 and 12 of Contract Act says what parties are competent to contract, and it also discuss about the exceptions like minor, unsound mind people and etc. Okay,
Coming to the next essential element is lawful object and lawful consideration. Now this is very important to have when you are making a contract. It's very essential to have a lawful object and lawful consideration. Now हम lawful object की बात करते हैं तो जहाँ पे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि जो कि लॉ ने मना किया हो, लॉ के लिए अनलॉफुल हो. ओके, जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मैंने किसी को मारने की सुपारी किसी को दे दी है, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है. ठीक है, तो हमें लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. सेम टाइम इट्स टॉकिंग अबाउट लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब वट एवर वी हैव इन रिटर्न ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के रिटर्न में मिलता है, तो वो भी आपका लॉफुल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को पैसे दिए और वो मुझे ड्रग्स दे रहा है या कोई भी अनलॉफुल आइटम दे रहा है, कोई भी गन दे रहा है बिना लाइसेंस की, तो ये सब लॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगा मेरे लिए. तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, इट बिकम्स वॉइड. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट, दैट इज कंसिस्ट एट ईडियम फ्री कंसेंट. ओके, कंसिस्ट एट ईडियम का मतलब होता है समथिंग सेम थिंग इन सेम सेंस इन द माइंड्स ऑफ बोथ द पार्टीज. तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बायर और सेलर के माइंड में. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बी को बोला कि मुझे तुम्हारी ब्लैक वाली बाइक चाहिए, बट बी को लगा कि मैं उसकी रेड वाली बाइक खरीदने की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे दोनों के माइंड में कन्फ्यूजन है उस आइटम को लेके जिसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं. तो वहाँ पे मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे तुम्हारी ब्लैक वाली बाइक चाहिए जो मर्सिडीज़ वाली है फॉर ₹10 lakhs. ओके, तो यहाँ पे मेरे को बायर को भी क्लियर करना पड़ता है और सेलर को भी क्लियर करना पड़ता है कि हम दोनों एक ही चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं. तो ये वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल जो टर्म्स हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है इन डिटेल एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 terms. Coming to the next essential element, that is agreement not declared void by the law. तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि डिक्लेयर नहीं किए गए हैं वॉइड का मतलब मैंने कहा कि बाद में डिस्कस करेंगे. तो वो सारे एग्रीमेंट्स भी आपके वैलिड होने चाहिए. जैसे कि कोई भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या अनलॉफुल कंसिडरेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट बनाया गया हो तो वो ऑलरेडी इम्प्लाइडली वॉइड हो जाएंगे, तो वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं. तो ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट्स है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो फाइनल लास्ट इज लीगल प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज़. तो हम बात करते हैं लीगल प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज़ की. फॉर एग्जांपल, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटीज़, प्रॉपर पेइंग ऑफ फीस टू द कोर्ट, और प्रॉपर विटनेस के साइन होने चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने का. तो ये सारे लीगल प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज़ भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. अगर इनमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड, इट बिकम्स वॉइड. फिर वॉइडेबल. तो वॉइडेबल जब बनता है तो आपको वो मिस्टेक सही करके पूरा प्रॉपर करना पड़ता है ना, उसके बाद ही आपका साइन होके वैलिड होता है. तो आपको पहले से इन चीज़ों का ध्यान रखना है. सो दीज ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर गिवन अंडर सेक्शन 9 to 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ओके, तो ये हमने सारे सेक्शन 9 to 14 अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं. यही एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं. तो हम मिलेंगे कुछ और ही नए कंसेप्ट्स के साथ जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये. अगर आपको नहीं समझ आए हैं एसेंशियल एलिमेंट्स तो यू कैन आस्क मी अगेन इन कमेंट्स. आई विल एक्सप्लेन यू द थिंग्स अगेन. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. उसके बाद में हम और भी डिस्कस करेंगे कि वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं. ओके, and if you like my video then do like, share and subscribe my channel. so thank you guys. Till then, take care. Bye bye.